नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं 2022 की परीक्षा में ह्यूमन राइट एंड एनवायरनमेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका विषय कोड 1051 या 1052 है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के एग्ज़ाम के हेतु प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, उनके लिए हम संपूर्ण भंडार लेकर के उपस्थित हैं। आपके बीच में बहुत ही अच्छे और उम्दा तरीके के प्रश्न एनालिसिस टीम के द्वारा एम ऑनलाइन क्लासेस की ओर से आपको समर्पित हैं और संपूर्ण संस्थान आप ही लोगों के लिए लगा हुआ है। और लगातार अध्ययन करते रहिए और हमारी क्लासेस यदि आपको अच्छी लगती हैं, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को रेड कलर में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमें भी मनोबल मिले कि हम अच्छी ऊर्जा के साथ में और तेज़ी से कार्य करें, अन्य विषयों की भी तैयारी करवाएं। और चलिए, ह्यूमन राइट्स की क्लास की डिमांड थी और चलिए हमने आपके बीच में अब वही क्लास ला करके उपस्थित कर दी है, कुछ नए अंदाज में। और जो क्लासेस 2021 से लेकर के 22 तक के एग्जाम हेतु प्लेलिस्ट बनी हुई है ह्यूमन राइट की, उसमें आप जाकर देखें। 2022 के लिए जितना भी मटेरियल है आपके लिए बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए हम आपको पहले नंबर के प्रश्न से रूबरू करवाते हैं और आप लोगों को पहला नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साफ साफ देखा जा सकता है। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार का जन्मदाता कहा जा सकता है? आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं चार ऑप्शन। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है आपको बताना है। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है द 12 आर्टिकल ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट 15, या महान घोषणा पत्र, जिसको मेग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, 1215, या सी पार्ट कहता है आपका मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948, या डी पार्ट कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून 1688। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर साफ देखे जा सकते हैं। तत्काल प्रभाव से जवाब दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत हूं अच्छी से अच्छी क्लास देने के लिए। और इसका जो राइट आंसर है वह जाता है बी पार्ट के साथ, अर्थात महान घोषणा पत्र मेग्ना कार्टा 1215, यह आपका सही है। और चलिए, जिन लोगों ने बी बिंदु लगाया है, बी पार्ट लगाया, हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और जिन लोगों ने गलत लगाया है वह यह निराश ना हो कि आप लोग जवाब गलत दे रहे हैं। यहाँ पर गलत करेंगे तो एग्जाम हॉल में सही होगा, और यहाँ पर यदि गलती करने से बचेंगे तो एग्जाम हॉल में गलती होगी। इसलिए यहाँ पर गलती करिए और 2022 की परीक्षा में इस मानव अधिकार और पर्यावरण के पेपर से आप लोग दूर हो जाइए, पास हो जाइए अच्छे नंबरों से। अपनी ही क्लासें मैंने 5 वीडियो दिए थे श्रीमान जी, आप लोगों को बता दूं 5 वीडियो में 90 नंबर आए हैं, 85 से लेकर के 90 तक नंबर आए हैं। आप लोग केवल और केवल मन से देखिए और एक क्लास को 2 से 3 बार देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर हमारा महान घोषणा पत्र हो चुका है, बी पार्ट सही था। दूसरा क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को की गई? किस तिथि को की गई आपको बताना है। 10 दिसंबर 1947 को, 10 सितंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को, या 30 दिसंबर 1948 को। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरे नंबर का आपको जवाब देना है, जल्द से जल्द जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके का प्रश्न है। दूसरे नंबर का आपको जवाब देना। दूसरे नंबर का जो भी उत्तर है आपको बता दूं वह है 10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को की गई? तो 10
दिसंबर 1948, याद रखें इस तिथि को की गई थी। यह हमारे लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण तिथि है, इसको याद रखें। स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आपकी मेमोरी के लिए हो सकता है। नोटबुक बनाते जाएं। तीसरा नंबर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर तीसरे नंबर का प्रश्न प्रदर्शित है। क्या कह रहा है, ध्यान दें। अमेरिका के मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है मान्यवर, ध्यान दें। बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट ऑफ पर्सन। आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं चारों ऑप्शन। अमेरिका में मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोग जल्द से जल्द जवाब दें। आशा करता हूं कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। मेरे देने से पूर्व आप आवाज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सर जी इसका यह कमेंट है, इस चौथे नंबर का यह कमेंट है। इस तरीके से कमेंट करेंगे, आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा। और क्लास को लाइक जरूर करें और अपने एक एक दोस्त को शेयर करें। जिस कॉलेज में अध्ययन करते हैं उस कॉलेज के छात्र छात्राओं को, उस सेंटर के छात्र छात्राओं को जो आपसे जुड़े हैं, उन तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ ले सकें। क्योंकि आप अकेला लाभ न लें, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कराइए। क्योंकि यह कोरोना काल ने कॉलेज के ग्रुप बनवा दिए, अलग अलग कॉलेज के ग्रुप हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जितने भी अध्ययनरत छात्र छात्रा हैं या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के छात्र छात्रा हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है, हम लेकर आए हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये पाठ कहता अमेरिका में मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। इतना ही आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप शेयर कर दें, अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें और स्टेटस लगाएं। सहयोग इतना ही करें तो आप लोगों के क्वेश्चन अन्य बच्चों तक पहुंचेंगे, वह भी इसका लाभ ले पाएंगे, केवल आप नहीं। चलिए 5वें नंबर के प्रश्न को पहुंचते हैं। बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, आपको बता दिया है अमेरिका के अधिकारों को। यह अगला जो प्रश्न है, इंग्लैंड में मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? अभी हम अमेरिका के मूल अधिकारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अब हम इंग्लैंड के मूल अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? संवैधानिक उपचार, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स या व्यक्तिगत अधिकार। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 5वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है। 5वें नंबर का जल्द से जल्द जवाब दें, क्योंकि सुपरफास्ट तरीके से क्लास हमें समाप्त करनी है। 5वें नंबर का जितने लोग जवाब दे रहे हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वह है मैग्ना कार्टा, यानी बी पार्ट आपका सही है। इंग्लैंड में मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? तो बी पार्ट मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वें नंबर का, 6वें नंबर का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय संविधान में मानव अधिकारों को किस नाम से सम्मिलित किया गया? किस नाम से सम्मिलित किया गया आपको बताना है। सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान में मानव अधिकारों को किस नाम से सम्मिलित किया गया? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार। चारों ऑप्शन बने हुए। 6वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आपको। 6वें नंबर का तत्काल प्रभाव से जवाब दें। इसका जो राइट आंसर है वह जवाब दीजिए मूल अधिकार। सी पार्ट कहता है भारतीय संविधान में मानव अधिकारों को किस नाम से सम्मिलित किया गया है? तो मूल अधिकार के नाम से सम्मिलित किया गया है, जिसका सी पार्ट सही है। हम आपको जल्द भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से आप सुपर फास्ट तरीके से जवाब देते जाएं, बहुत ही अच्छी तरीके की क्लास चलेगी। आप लोगों को 2022 में बता रहा हूं कि पास जरूर करवाऊंगा, पास करवाने की गारंटी है। सर आप लोग ही कमेंट करेंगे, आप ही लोग कमेंट करते हैं। यह दिया गया, देखिए उसका पार्ट है मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 में दिया गया है। क्या मरने का अधिकार मानव अधिकार है? यह कितना अच्छा प्रश्न है, लेकिन कितना अजीब प्रश्न है। क्या मरने का अधिकार मानव अधिकार है? हाँ, नहीं, सरकार पर निर्भर करता है या व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन कितना ही अच्छा है, लेकिन मार्मिक है। यह मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हर इंसान कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, तो किसी न किसी परिस्थिति में हार करके कई ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके लिए, समाज के लिए, उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर वह नेगेटिव पॉइंट पर चला जाता है, वह नेगेटिव कोई निर्णय ले लेता है, तो वह परिवार के लिए और समाज के लिए या घर के लिए या जो भी उससे जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही एक
हानिकारक और एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति आ जाती है। तो इसके लिए भी देखिए, मानव का अधिकार क्या मरने का है। आपके हमारे भारत की चर्चा की जा रही है तो आपको बताना चाहिए यह ना भारत में, यह कहीं भी मरने का अधिकार नहीं है किसी भी मनुष्य को। 7वें नंबर का हमारा जो उत्तर है वह बी पार्ट सही है, नहीं है। क्या मरने का अधिकार एक मानव अधिकार है? आप कहें कि मैं ही तो मर रहा हूं, तो नहीं मानवर, आपको भी स्वयं को मारने का अधिकार नहीं है। यदि आप अपने आप को कोई दुर्घटनाग्रस्त या अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और यदि आप पहुंचाते हैं तो उसके लिए भी आपको सजा हो सकती है, ध्यान दें। इसलिए अपने आप को भी मारना एक मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है कि आप अपने आप को मार लें, इसलिए नहीं इसका राइट आंसर है। ना तो सरकार को यह निर्णय लेना है, ना व्यक्ति को लेना है, इसके लिए नहीं आंसर, राइट आंसर है बी पार्ट हमारा सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 8वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को प्रभावशील हुआ? यह बहुत ही उम्दा तरीके के प्रश्न हैं, नए नए प्रश्न हैं, कुछ पुराने प्रश्न हैं, जो भी उचित हैं, जो मोस्ट हैं वही दिए जा रहे हैं। वन लाइनर भी देंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को प्रभावशील हुआ? 10 दिसंबर 1993, 28 सितंबर 1993, 8 जनवरी 1994, 26 नवंबर 1993। तो इसका जो राइट आंसर है 8वें नंबर का, इसका है 28 सितंबर 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को प्रभावशील हुआ? तो 28 सितंबर 1993 को प्रभावशील हुआ। इसका राइट आंसर बी पार्ट है और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते जाएं सुपरफास्ट तरीके से। 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, या राज्यों की इच्छा पर लागू, या केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू। इसका जो राइट आंसर है आपको बता दूं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है। तो आपको बता दें 9वें नंबर का, जो कि अब यह आपको ध्यान देना होगा, यह संपूर्ण भारत में लागू है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो लागू है संपूर्ण भारत में, जबकि बहुत से क्वेश्चन आपने देखे होंगे जिसमें लिखा होगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। अब ऐसा नहीं है, याद रखें, अधिकतर क्वेश्चनों में संपूर्ण भारत में ही लगाना है आपको आंसर। यदि कोई भी कानून की बात होती है तो अब संपूर्ण भारत के हिस्सों में लागू होता है वह कानून, ना कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब सभी राज्यों में लागू होगा, चाहे वह केंद्र शासित हो या राज्य शासित हो। तो आपको बता दें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए पार्ट हमारा सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जिन लोगों ने इसका ए पार्ट दिया है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का संशोधन वर्ष क्या है? पुनः सुन लें, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का संशोधन वर्ष क्या है? आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 2001, 2003, 2006, 2009। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? जल्द से जल्द जवाब दें, सुपरफास्ट तरीके से जवाब देते जाएं। बहुत ही उम्दा तरीके की क्लास चल रही है, मजा आ रहा है बिल्कुल। जो भी भाई बहन हमारे जवाब दे रहे हैं, वर्ष 2006 संशोधन 1993 का संशोधन वर्ष कहा जाए तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का वह वर्ष 2006 है, जिसमें कुछ संशोधन किए गए। यह महत्वपूर्ण तिथि है, महत्वपूर्ण वर्ष है। तो 2006 जिन लोगों ने लगाया है, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आप लोगों को यह क्लासेस समर्पित हैं, लगातार प्रयास करते रहिए, अध्ययन करते रहिए, और हम चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। साथियों, आप लोग केवल और केवल अपने BA, BSc, BCom पाठ्यक्रम में नहीं, अन्य पाठ्यक्रमों BHSC में नहीं, अन्य पाठ्यक्रमों में भी अन्य अपने उज्जवल भविष्य के लिए सरकारी नौकरियां प्राप्त करें। जो आपका लक्ष्य हो वह प्राप्त करें। ईश्वर आपको सफलता दे। जो आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं अपने, वह आपको जरूर इन सब
पेपरों में अच्छे नंबर प्राप्त कराएं, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। याद रखिए, कर्म के बिना कुछ नहीं होता। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। आप कर्म करेंगे तभी आपको कोई अच्छा फल मिलेगा। 11वां नंबर प्रश्न कहता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत सशस्त्र बल से अभिप्रेत है। सशस्त्र बल से अभिप्रेत है क्या है? नौसेना, थल सेना, वायुसेना, उपरोक्त सभी। आपकी स्क्रीन पर दिया गया 11वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है, जल्द से जल्द जवाब दें। 11वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्द से जल्द जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर है आपको पता होना चाहिए। सशस्त्र बल से यदि अभिप्रेत है तो नौसेना भी, थल सेना भी, वायुसेना भी, सभी सेनाओं में हमारे सशस्त्र बल है। और किसी भी राज्य में हो तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत सशस्त्र बल से अभिप्रेत है, यानी सशस्त्र बल से अभिप्रेत है। तो यह कौन सा? नौसेना, थल सेना, वायुसेना, इनको भी कोई अधिकार है, लेकिन मानव संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण के तहत अधिकार है कि जब तक आपको ऐसी स्थिति ना आए कि आपको हथियारों का उपयोग करना पड़े, तब तक ना करिएगा। इसके लिए भी संरक्षण अधिनियम दिया गया। तो यह डी पार्ट हमारा राइट आंसर है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितनी धाराएं हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यह याद रखें, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह, इसको याद रखिएगा। और बहुत ही अच्छा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल कितनी धाराएं पूछी गई हैं? तो 30, 40, 43, 47, 30, 40, 43, 47 चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो 93 में कुल कितनी धाराएं हैं? 12वां नंबर क्वेश्चन है। 12वें नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका राइट आंसर है 43, अर्थात 43 धाराएं हैं। 43 धाराएं हैं जो कि 1993 में दी गई हैं, याद रखना है। इसका सी पार्ट राइट आंसर है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग जवाब बिल्कुल सही दे रहे होंगे। तो चलिए 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय हैं? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखें। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय हैं? 5, 7, 8, 9। 13वां नंबर प्रश्न है। 13वें नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका राइट आंसर है, आपको बता दें कि 8। इसका जो मानव अधिकार संरक्षण में 1993 में कुल कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं, जो कि सही है। हमारा सी पार्ट राइट आंसर है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते जाएं। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्या कहता है? ध्यान दें। प्रथम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? प्रथम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? 10 दिसंबर 1993, 10 दिसंबर 1994, 12 अक्टूबर 1993, 8 जनवरी 1994। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? तो प्रथम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया, यह आपको बताना है। तो 10 दिसंबर 1993, 10 दिसंबर 1994, 12 अक्टूबर 1993, 8 जनवरी 1994। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14वें नंबर का आपको जवाब देना है। 14वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो आपको बता दें, जिन्होंने दिया 10 दिसंबर 1993 प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया, तो 10 दिसंबर 1993 को अस्तित्व में आया। यह हमारा राइट आंसर है और हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से लगातार अध्ययन करते रहिए, लगातार बने रहिए। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, क्या कहता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्या कह रहा है? ध्यान दें। इसमें दिया गया है उच्चतम न्यायालय का निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश, या उच्चतम न्यायालय का निवर्तमान न्यायाधीश, या किसी भी उच्च न्यायालय का निवर्तमान न्यायाधीश। यह आपका ऑप्शन है जिसमें आपको राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? 15वें नंबर का तो मानवाधिकार का राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष जो हो सकता है, वह आपको बता दूं
कि इसमें उच्चतम न्यायालय भी लिखा है, और इसका जो नया बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है तो इसमें उच्च न्यायालय भी, यह दोनों इसका राइट आंसर सही होगा। उच्चतम और उच्च न्यायालय का निवृत्तमान न्यायाधीश जो वरिष्ठ हो वह भी इसका आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। इसका ए और डी पार्ट सही होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ई पार्ट नहीं दिया गया, लेकिन आपको बता दूं कि इसका ए और बी, ए और सी डी पार्ट जो है वह दोनों होगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय का और उच्च न्यायालय का दोनों का भी मुख्य न्यायाधीश हो तो उसका भी क्या बन सकता है, वह क्या बन सकता है, वह भी हमारे मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। यानी ए और बी इसका राइट आंसर होगा। इस पर आप ध्यान रखें और इसका विवरण भी आपको बता दूंगा एक दिन क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 16वें नंबर के प्रश्न में प्रवेश कर रहे हैं। 16वां नंबर कहता है मानवाधिकार होते हैं केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए, केवल मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए, केवल निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए। तो मानवाधिकार किसके लिए होता है? 16वां नंबर प्रश्न कहता है आपको बताना है। 16वें नंबर में दिया गया मानवाधिकार होते हैं तो सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, ना कि केवल एक के लिए होता है, ना बड़े आदमियों के लिए, ना मध्यम वर्गीय, ना निम्न वर्ग के लिए, सबके लिए होता है। सभी जो भी मनुष्य इसका लाभ लेना चाहें, जो भी किसी भी शोषण का शिकार हो, तो वह मानवाधिकार के तहत धाराओं के द्वारा अपने आप के जो समस्याएं हैं, अपनी समस्याओं को मानवाधिकार आयोग को प्रस्तुत कर सकते हैं और उस पर अपने न्याय की गुहार लगा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। 16वां नंबर जो कहता है मानवाधिकार होते हैं, मानवाधिकार होते हैं केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए, केवल मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए, केवल निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए, या सभी व्यक्तियों के लिए। तो 16वें नंबर का जो आंसर है, इसका राइट आंसर है, वह आपको बता दें। 16वें नंबर प्रश्न का आपको बताना है, तो 16वें नंबर का जो राइट आंसर है वो है हमारा डी पार्ट है, सभी व्यक्तियों के लिए। तो मानवाधिकार जो होते हैं वह सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, ना कि किसी एक वर्ग के व्यक्ति के लिए होते हैं। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानवाधिकारों को निम्नलिखित नाम या नामों से जाना जाता है। आधारभूत अधिकार क्या है? तो इसमें मूल अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, या जन्म अधिकार, या प्राकृतिक अधिकार। चारों ऑप्शन दिए गए, कूट भी दिया गया, ABCD इनमें से कौन सा सही है? तो चारों ऑप्शन आपको बताना है। 17वें नंबर का प्रश्न है। 17वें नंबर का जो राइट आंसर है इसका जो है आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 तक दिया गया है, तो 5वां बिंदु भी नहीं दिया गया, लेकिन 5 भी हो तो भी हमारा राइट आंसर है। इसमें 5 दिया गया है, तो 1 2 3 4 5, 5वां बिंदु लगता रख नहीं पाए हमारे कंप्यूटर महोदय, कोई बात नहीं। मानवाधिकारों में निम्न नामों से जाना जाता, मूल अधिकार, अंतर्निहित, प्राकृतिक अधिकार, जन्म का अधिकार। तो यह मनुष्य के अधिकार या कुछ भी कह लीजिए, तो इस नाम से भी जाना जाता है। 18वें नंबर का प्रश्न कहता है मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म से मिले हैं, संघर्ष से मिले हैं, जन्म से मिले हैं, परंपरा से मिले हैं। यह अधिकार जो है मनुष्य के, वह कहाँ से मिले हैं आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, जन्म से मिले हैं। जन्म लेते ही मनुष्य को मानव के अधिकारों से अधिकार प्राप्त हैं कि वह जन्म से भी अपनी लड़ाई के लिए लड़ सकता है, और जन्म से ही उसको यह अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि उसको किन चीज़ों की आवश्यकता है वह मनुष्य को दी जानी चाहिए और दी जाती है। इसके लिए उसके लिए मानवाधिकार के उसके अधिकार प्राप्त हैं उसको। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर, केवल हमारी 21 प्रश्नों की श्रृंखला है और 21 प्रश्नों की 19 नंबर का प्रश्न केवल 2 ही बचते हैं। इसके बाद मानवाधिकार किसी भी शब्द लिखा है, इसमें सभ्य लिखना है। सभ्य समाज के विकास के होते हैं, तो प्रेरणा स्रोत होते हैं, या मार्गदर्शक होते हैं, या मूल आधार होते हैं, या केंद्र बिंदु होते हैं। तो मानवाधिकार किसी भी सभ्य समाज के, सभ्य समाज यहाँ पर लिखना है सभ्य, यहाँ पर सभ्य आएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते। किसी भी सभ्य समाज के विकास के होते हैं, तो क्या होते हैं आपको बताना है 19वें नंबर का। तो इसका मूल आधार होते हैं, सभ्य समाज का किसी भी होते हैं तो मूल आधार होते हैं, यानी सी पार्ट सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए अगला प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दें। निम्नलिखित दशा में कौन सी
मानवाधिकार के उल्लंघन की दशा नहीं है। मानवाधिकार के उल्लंघन की दशा इनमें से कौन सी नहीं है? कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, व्यपहरण या गर्भपात कराना या छल करना। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा मानवाधिकार का जो उल्लंघन नहीं करता है। तो यह आपकी स्क्रीन पर दिए गए 4 बिंदुओं में से कौन सा राइट आंसर है? तो 20वें नंबर का जिन लोगों ने लगाया है व्यपहरण, हम उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहें, यह आपका राइट आंसर है व्यपहरण। कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न एक मानवाधिकार के उल्लंघन के अंतर्गत आएगा। गर्भपात और छल करना भी मानवाधिकार के उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा, उल्लंघन के अंतर्गत आएगा, लेकिन व्यपहरण नहीं आएगा। यह हमारा राइट आंसर है। लीजिए 21 अंतिम प्रश्न में प्रवेश कर गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मानवाधिकार के में सम्मिलित नहीं है? मानवाधिकार में सम्मिलित नहीं है तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार। यह चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 21वें नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मानवाधिकार के में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति रखने का अधिकार। 21वां नंबर प्रश्न कहता है तो 21वें नंबर का डी पार्ट राइट आंसर है, संपत्ति रखने का अधिकार। आप आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहिए और हमारे साथ में बने रहिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास, दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम आपसे इसी उम्मीद के साथ में जुड़े हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बार बार नहीं करते हैं, कहते हैं आप लोगों से केवल और केवल एक आग्रह है कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अपने कॉलेजेस के ग्रुप में हमारी क्लासेस को शेयर कराएं। इतना ही हमारे लिए सहयोग और उन बच्चों के लिए सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। एम ऑनलाइन क्लासेस ओपन द डोर टू सक्सीड लिखा है हमारी, आपने देखा होगा विंडो में, लोगो में। और हमारे यूट्यूब पर भी हम उपस्थित हैं, टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम में भी हम उपस्थित हैं और फेसबुक पर भी उपस्थित हैं। व्हाट्सएप नंबर में ही हमारा दिया गया 9340055344। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो हमारी विषय संबंधी समस्याओं को हम आपको सॉल्व करेंगे। और चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। जय हिंद साथियों।